ध्यान दीजिएगा, आज केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन के उपरांत 3 नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पोलर कंपाउंड, समझना है पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड को समझने के लिए हम एक रूल पढ़ेंगे, उस रूल का नाम है फजान रूल। कौन रूल? फजान रूल। अब सभी स्टूडेंट समझना है कि फजान रूल को आगे समझते हैं। फजान रूल क्या है? तो आ जाएगा फजान रूल, फजान रूल या उससे भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो यह फजान रूल कुछ नहीं है, बस समझना है कि जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या करता है? डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो धन आयन बनाता है। कौन आयन बनाता है? धन आयन का निर्माण करता है। कौन आयन का निर्माण करता है? फजान साहब ने बताया कि जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, किसका त्याग करे? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है। धन आयन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? जैसे सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है। जब यह एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी कि इसमें बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होता है? कमी। लॉस क्यों लॉस होता है? क्योंकि निकल निकल जाएगा तो लॉस होगा, तो एक पॉजिटिव आयन बनेगा, ये कहलाएगा सोडियम आयन। यह कहलाएगा क्या? यह कहलाएगा सोडियम एटम। क्या कहलाएगा? सोडियम। और यह कहलाएगा सोडियम आयंस। क्या कहलाएगा? तो बोलेंगे दोनों का नाम हम क्या बोलेंगे? जब खाली Na लिखा रहेगा तो एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटम। और जब Na के ऊपर प्लस लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? आयंस। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8। क्या हो जाएगा? अब समझना है कि जब 2,8,1 था तो उसमें टोटल कितने कक्षा था? 3। कै गो कक्षा था? पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में कै इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा वाला में कै इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब बाबू जब भी पॉजिटिव आयन का निर्माण होगा तो उसमें क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा ने, तो जब जाएगा तो इसमें अब कै कक्षा? 2 कक्षा। एक में बचा कै इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा में बचा कै गो? 8 गो इलेक्ट्रॉन। तो इसका कहने का मतलब फजान महोदय ने बताए कि जब ऐसी घटना होगा, जब कोई धातु का परमाणु जब उसके आयन का निर्माण करेगा तो उसका आकार घट जाएगा। आकार क्या होगा? देखो ने, इसमें कै लेयर? 3 लेयर। इसमें कै लेयर? 2 लेयर। हम 3 को ऐसा जैकेट पहन लेंगे तो कमर का मोटाई, पीठ का बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ेगा ना बाबू। एगो खोल देंगे तो पहला से पतला हो जाएंगे। तो मतलब कि फजान रूल बताइए कि सोडियम का आकार बढ़ाता है। कौन आया? यानी कि उसमें पहले से कक्षा एगो क्या होता है? घट गया, तो उसका आकार क्या होगा? घट जाएगा। उसका आकार क्या होगा? घट जाएगा। उसका आकार क्या होगा? घट जाएगा। उसके अलावे उन्होंने दूसरा बनाए, दूसरा एग्जाम्पल में बताए कि जब अधातु जो होता है, कौन? तो नॉन मेटल जो होता है, यह नॉन मेटल क्या करता है? तो यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गेन का मतलब लाभ, और लॉस का मतलब हानि। हानि का मतलब कम जाएगा। देखो ने, पहले कै गो था? 11 गो। अब कै गो हो गया? 10 गो। तो लॉस हुआ कि गेन हुआ? लॉस। लेकिन अब कैलोरी का एग्जांपल देखिए। कैलोरी 2,8,7। अब कैलोरी आयन में देखेंगे तो 2,8,8। तो बताओ बाबू, अब ही कै इलेक्ट्रॉन था? 17 गो। अब इलेक्ट्रॉन कै गो हो गया? 18 गो। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 11 गो, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 गो। तो बताइए 11 से 10 होना लाभ की हानि? हानि। हानि को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? किसका लॉस हुआ? इलेक्ट्रॉन का। किसमें होगा? धातु में। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है।
इसमें था कितना, हो गया कितना, बढ़ा कि घटा, बढ़ा लाभ नहीं, लाभ को क्या बोलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, गेन का मतलब लाभ, तो गेन इलेक्ट्रॉन का होता है तो कौन आयन बनेगा, निगेटिव आयन। कौन आयन बनाएगा, निगेटिव आयन। निगेटिव आयन कौन बनाएगा, नन मेटल। नन मेटल बोले तो अधातु, नन मेटल बोले तो अधातु। अधातु कौन आयन बनाएगा, ऋण आयन। अधातु कौन आयन बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। 17 और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। तो इसमें बोला गया कि क्लोरीन आयन का आकार जो होगा बड़ा होगा क्लोरीन से। क्लोरीन आयन का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। क्लोरीन आयन का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, क्लोरीन से। किससे बड़ा होगा, क्लोरीन से। यही रूल किसने दिया, किसने दिया, तो कोई फजान रूल समझ में आया कि फजान रूल के अनुसार कि जब आयन वाला फॉर्म रहता है तो आयन वाला जब फॉर्म रहेगा तो आयन वाला में कई केस, दो केस। आयन वाला में कई केस, दो केस। कि कटायन आयन जो होगा स्मॉलर साइज दैट आयोनिक आइटम। कटायन का जो होगा, कटायन मींस पॉजिटिव वाला जो होगा, पॉजिटिव वाला जो होगा, ध्यान देना है, कटायन मींस निगेटिव वाला, कि निगेटिव वाला बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला जो होगा, ध्यान देना, निगेटिव वाला बड़ा है। यह दोनों का दोनों देखेंगे, दोनों का दोनों, चाहे सोडियम आयन से बड़ा कौन है, सोडियम। सोडियम आयन से बड़ा कौन है, सोडियम। और क्लोरीन आयन बड़ा है, किससे बड़ा है, ऐसा रूल किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया, कॉपी में उतारेंगे, लिखेंगे फजान रूल डैश देके लिखेंगे, फजान रूल पे डैश देके लिखेंगे। फजान रूल में लिखेंगे पहला पॉइंट, या लिखा हुआ दे देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है, बस समझते जाइए, फिर लिखाने में समय लगेगा, जो आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ध्यान दीजिएगा, सब बोलेंगे धातु किसका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। फजान रूल समझ में आया। अब फजान रूल से हम पोलर कंपाउंड को समझेंगे। फजान रूल से किस कंपाउंड को समझेंगे, पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड किसे कहेंगे तो समझना है, वैसा कोई यौगिक जिसमें, वैसा कोई यौगिक जिसमें एक आयन पॉजिटिव हो और दूसरा आयन निगेटिव हो। क्या हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। दोनों में अट्रैक्शन बल का मान बढ़ जाएगा। उसी को हम लोग कौन कंपाउंड कहेंगे, पोलर कंपाउंड। तो पोलर कंपाउंड का निर्माण कब होगा, जब धन आयन का निर्माण किससे हो, ऋण आयन से। जब धन आयन का निर्माण किससे हो, ऋण आयन से, तो उस यौगिक को कौन यौगिक कहेंगे, पोलर। अब धन आयन और ऋण आयन के बीच में आयनिक बंधन पाया जाता है, याद आ रहा है, आयनिक बंधन बताए थे। तो आयनिक यौगिक के बीच में यह जो होगा जनरली, यह जनरली किसके बीच में होगा, आयोनिक यौगिक के बीच में। तो आयोनिक कंपाउंड फीज कटायन H dualization ion by the combination of two atom is known as polar atom। बोला जाता है बाबू कि जब कटायन इन आयन के बीच में मिलेगा, कितना आइटम, दो आइटम। इसमें क्या आइटम होना चाहिए, दो आइटम। दो आइटम में एक आइटम होगा प्लस में और एक आइटम होगा माइनस में। जब प्लस में और माइनस में होगा तो उस स्थिति को हम लोग कौन यौगिक बोलेंगे, आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक को ही क्या बोला जाता है, कौन कंपाउंड, पोलर कंपाउंड। दूसरा नॉन पोलर, दूसरा क्या, नॉन पोलर। तो आइए नॉन पोलर के बारे में समझते हैं कि नॉन पोलर कंपाउंड किसे कहेंगे। तो वैसा कंपाउंड जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव आयन का मेल न हो, वैसा कंपाउंड जिसमें आयन नहीं हो, नॉट आयोनिक फॉर्म। किस फॉर्म में, नॉट आयन, यानी कि वैसा कोई यौगिक जिसमें आयन का निर्माण न हो, जिसमें क्या हो, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, तो जब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड का निर्माण बनेगा, उस बॉन्ड को हम लोग कौन बॉन्ड को बोलेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड। जैसे आप मीथेन देखे होंगे,
तो बताइए मीथेन में पॉजिटिव निगेटिव नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में पॉजिटिव निगेटिव। तो बताए थे कि इसी बंधन को हम लोग सह संयोजक कहते हैं। कौन बंधन? सह संयोजक बंधन। तो सह संयोजक बंधन का जो कंपाउंड होगा या कौन कंपाउंड होगा? नन पोलर। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कोवैलेंट। कौन कंपाउंड? तो जितना भी कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण होगा वह सामान्य तौर पर किसके उदाहरण होंगे? नन पोलर का। किसके उदाहरण होंगे? नन पोलर का। तो समझ में आया नन पोलर वाला? इन्हीं को कोई दिक्कत? अब एक आता है टर्मिनोलॉजी बॉन्ड लेंथ, समझना है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? तो बॉन्ड लेंथ जब दो आइटम है, ये दोनों आइटम के बीच में न्यूक्लियस के बीच जो दूरी होगा, उसके केंद्रक के बीच का जो दूरी होगा, वो केंद्रक के बीच के दूरी को ही हम बॉन्ड आइटम कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू आइटम इज नो एज बॉन्ड लेंथ। तो बोलेगा बॉन्ड की लंबाई का मतलब क्या होता है? तो दो परमाणु के बीच, दो परमाणु के बीच जो नाभिक के दूरी है न्यूक्लियस 1 और न्यूक्लियस 2 के बीच जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बॉन्ड। अब बताइए अगर परमाणु बड़ा बड़ा दूगो रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा। और बॉन्ड अगर परमाणु छोटा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। अब समझना है सबसे लंबा बॉन्ड अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है तो ये लंबा बॉन्ड होगा। उससे छोटा कौन वाला होगा? डबल बॉन्ड। और सबसे छोटा कौन वाला होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो यह ट्रिपल बॉन्ड में बोलेगा इसमें बॉन्ड लेंथ के हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा जबकि सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या है जो समझ में आया? फजान रूल क्या है जो समझ में आया? फजान रूल बोला, क्या बोला बाबू? फजान रूल बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन वहां निकलेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, और पॉजिटिव आयन बनेगा तो आकार छोटा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लेगा तो निगेटिव आयन बनेगा, और निगेटिव आयन बनेगा तो आकार बड़ा हो जाएगा। ऐसा रूल किसने दिया? फजान रूल। किसने दिया? फजान रूल। फिर पोलर कंपाउंड क्या होता है? जब एक पॉजिटिव आयन का मिलन जब किसी नेगेटिव आयन से होता है तो वैसे कंपाउंड को पोलर कंपाउंड कहते हैं। जब एक पॉजिटिव आयन का निर्माण एक निगेटिव आयन से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पोलर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन आपका, तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें न तो पॉजिटिव आयन बना न तो निगेटिव आयन बना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पहचानेंगे कैसे? तो धातु में जो एलिमेंट भाग लेगा उसके लास्ट में न आएगा, जैसे कार्बन हाइड्रोजन न ने आया तो इसका मतलब दोनों का दोनों पॉजिटिव निगेटिव वाला नहीं है। लेकिन लास्ट में म आ जाए, लास्ट में न आ जाए। सोडियम क्लोरीन म आया न आया, मतलब म का मतलब पॉजिटिव और न का मतलब निगेटिव। ना का मतलब निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव होगा तो उसे कौन कंपाउंड बोलेंगे? तब कंठस्थ होगा। तो पोलर कंपाउंड क्या किसे कहेंगे? तो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। क्लियर? खड़ा होइए जी, आप बताइएगा कि बताइए कि पोलर कंपाउंड होगा कि नॉन पोलर होगा? कौन होगा? MgCl2 पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? कौन कंपाउंड होगा? ये तक पोलर होगा। कैसे बाबू? तो मैग्नीशियम लास्ट में म आया, क्लोरीन लास्ट में ना आया। म का मतलब पॉजिटिव वाला, न का मतलब निगेटिव वाला। तो जब पॉजिटिव निगेटिव होगा तो साउथ पोल नॉर्थ पोल, पॉजिटिव पोल निगेटिव दोनों एक दूसरे को डाइपोल जो रहेगा उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो बोलेंगे इसमें कैसा गुण होगा? पोलर। कैसा गुण होगा? पोलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? को कोई दिक्कत? आप खड़ा होइएगा, आप बताइएगा जो मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ वो आपको बताना है पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। हम बोले यह अमोनिया का परमाणु अणु है, यह पोलर होगा कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। कैसे? अब क्या है बाबू? लास्ट में क्या आया? न। लास्ट में क्या आया? न। तो दोनों जगह लास्ट में नाना ने आया, और नाना का मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर। बैठिए, सही जवाब।
तो बोलेंगे ना ना मतलब निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव नहीं ले आया, तो पॉजिटिव जब नहीं आएगा तो वैसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे बाबू, हम क्या बोलेंगे। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पेपर भी समझ में आया। कल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अच्छा से देख लिए थे, नहीं हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का कंठस्थ हो गया। दूसरा में हम लोग पोलर आज देख लिए, तीसरा में हम लोग नॉन पोलर देख लिए, और चौथा में क्या देख लिए, कौन रूल देख लिए। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो रासायनिक बंधन से जनरली इतना कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे। क्लियर, रासायनिक बंधन से रिलेटेड इतना कॉन्सेप्ट को क्या करना है, स्मरण रखना है, याद रखना है। मिटाए तमाम बातों को, तमाम बातों को मिटा रहे हैं। अब ध्यान देना है, अब उसी से बॉन्डिंग के निर्माण में कभी कभी जब बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है दो परमाणुओं के बीच में, तो उसको जबरदस्ती अभिक्रिया कराने का काम करता है कैटेलिस्ट। कौन काम करता है, तो आइए कैटेलिस्ट के बारे में जरा सा हम पढ़ते हैं। और कैटेलिस्ट के बारे में जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक। हिंदी में क्या कहा जाता है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। आज का जो फिर क्लास है कैटेलिस्ट समझना है, कैटेलिस्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। अब सभी स्टूडेंट समझना है कि कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि कैटेलिस्ट के खोज जो है या खोज जो है बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। यह बहुत ही विस्फोटन आदमी था बर्जीलियस। यह बर्जीलियस जो था बहुत ही विद्वान था। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उन्हें पिता कहा जाता है। 2-3 लाइन तो बर्जीलियस के बारे में याद करना है। बर्जीलियस के बारे में 2-3 पॉइंट याद करना है। पहला पॉइंट याद करना है कि उन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता जो है यह किन्हें कहा जाता है, बर्जीलियस। क्यों, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के बारे में सर्वप्रथम बर्जीलियस महोदय ही बताया। क्या बताया, उन्होंने बोला था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में करना संभव नहीं है। यह एक विटल फोर्स के द्वारा होता है, यह एक अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है, इसलिए इसका निर्माण प्रयोगशाला में करना संभव नहीं है। तो इसे ही हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। कौन शक्ति, जैव शक्ति सिद्धांत या जीवन शक्ति का सिद्धांत अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी ऑफ विटल फोर्स थ्योरी। कौन थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी। तो विटल फोर्स थ्योरी किसने दिया, बर्जीलियस। और उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि जितने भी कार्बनिक के कंपाउंड है उस सभी का निर्माण प्रयोगशाला में करना संभव नहीं है। यह एक अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है। जैसे हमारे शरीर में पेशाब पाया जाता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का उदाहरण होता है। तो पेशाब का निर्माण तो किसी के शरीर के अंदर में होगा हो, तो इस यूरिया का निर्माण कहाँ होगा, तो शरीर के अंदर होगा। तो देखिए कि जितना चीज है ग्लूकोज सुक्रोज का निर्माण शरीर के अंदर हो रहा है। कोई जीव जंतु में पाया जा रहा है, निर्जीवों में यह पाया नहीं जा रहा। ऐसा थोड़ी है मेला से खरीद के लाए कुत्ता का खिलौना कर दिया पेशाब बेड पर, ऐसा तो नहीं है। ओरिजिनल लाइएगा कुत्ता का बच्चा तभी पेशाब करेगा, खिलौना वाला करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब पेशाब वगैरह निकलेगा किससे, सजीव जो रहेगा उससे। तो उस आधार पर बर्जीलियस ने बोला कि केवल कार्बन के यौगिक सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, निर्जीव से प्राप्त किया नहीं जा सकता। इसीलिए उसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। प्रयोगशाला में हम रोबोट बना सकते हैं, हम आदमी नहीं बना सकते हैं। ये आदमी का निर्माण माँ के गर्भ में ही होगा। ऐसा नहीं कि लवनी टांग दिए और 9 महीना के बाद फोड़ देंगे तो के बच्चा निकलेगा, नहीं निकलेगा, माँ के गर्भ में नहीं। तो इसका करने का मतलब कि कैटलिस्ट का खोज किसने किया, बर्जीलियस। जे बर्जीलियस। उन्हें क्या कहा जाता है, जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, बर्जीलियस ने। बर्जीलियस कब दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ेंगे कब। बर्जीलियस ने हमारे शरीर का एक संतुलित आहार का
मेन चीज होता है प्रोटीन। तो बोलेंगे प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया? प्रोटीन हमारा संतुलित आहार का एक आवश्यक अंग होता है। तो प्रोटीन क्या है? संतुलित आहार का एक आवश्यक अंग है प्रोटीन। अगर प्रोटीन बच्चा को नहीं मिलेगा तो बच्चा का हड्डी का विकास नहीं हो पाता है, और प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उस रोग को मरामस रोग कहते हैं। कौन रोग कहते हैं? मरामस रोग। मरामस रोग में क्या होगा? जब छोटा बच्चा को प्रोटीन पर्याप्त रूप में नहीं मिलेगा तो उसका विकास जो होगा, हड्डी वगैरह का विकास जो होगा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, एकदम सूखल रहेगा, हवा आएगा उड़िया जाएगा, इतना सूखल रहेगा। आई बात समझ में? एकदम खा रहा है, असर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो समझ लीजिए कि यह इसमें कुपोषण का शिकार है, उसको पर्याप्त रूप में प्रोटीन नहीं मिला है। तो प्रोटीन जो होता है इसका निर्माण अमीनो एसिड से होता है। किससे होता है? अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो एसिड। या प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यह प्रोटीन हमको कहां से मिलता है? तो प्रोटीन हमको मिलता है क्या चीज से? तो फल से मिलता है। प्रोटीन दूध में पाया जाता है, प्रोटीन पाउडर भी आता है जी कि उसको पीने वाला ताकतला। उसके अलावे प्रोटीन वगैरह दाल वगैरह में प्रोटीन पढ़े होंगे कि दाल में प्रोटीन, क्यों प्रोटीन दाल में पाया जाता है पर्याप्त रूप में? तो हम पढ़े हैं दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और वही नाइट्रेट बन जाता है प्रोटीन। वही नाइट्रेट क्या चीज का रूप धारण कर लेता है? प्रोटीन का धारण कर लेता है। वही प्रोटीन का धारण कर लेता है और वह अमीनो एसिड का एक प्रकार है। तो इस प्रोटीन के बारे में भी बताने वाला पहला जो आदमी था वो पहला आदमी कौन था? तो बोलेंगे बर्जीलियस। प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया? प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है। कौन रोग होता है? मरामस। कौन रोग होता है? मरामस। कौन रोग होता है? मरामस। मरामस का मतलब एकदम मांस से नहीं जमेगा, एकदम पूरा सूखा रहेगा, हड्डी एकदम पतला रहेगा, विकास नहीं हो पाएगा, शरीर का विकास नहीं हो पाएगा, तो वो मरामस रोग होता है। उसके अलावा बर्जीलियस ने किण्वन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? तो बोलेंगे किण्वन के बारे में। किण्वन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसके बारे में पढ़ाएंगे। किण्वन क्या होता है? तो एक बड़ा सा कार्बनिक के जटिल अणु जो होता है वह छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। यही टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन उसको इंग्लिश में कहते हैं। नहीं, तो जब एक बड़ा कार्बनिक के कंपाउंड, अब ग्लूकोज का फार्मूला, सुक्रोज का फार्मूला, मल्टोज का फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, तो वह सब टूटता है। खास करके किण्वन में क्या होता है? तो ग्लूकोज जो होता है, क्या चीज? ग्लूकोज जो होता है वह बदल जाता है C2H5OH में, और उस क्या है? एथिल अल्कोहल। क्या है? तो बोलेंगे एथिल अल्कोहल है। तो बोलेंगे ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में बदल जाता है, और ग्लूकोज पीजिएगा तो मीठा लगेगा, और उसको पीजिएगा तो कड़वा लगेगा, और पीजिएगा तो नशा आ जाएगा। उसी को हम ठेठ भाषा में बोलते हैं शराब। क्या बोलते हैं? बोलेंगे महुआ से शराब गांव में बनाया जाता था, अभी भी बनाया जा रहा है, शराब बंदी में भी बनाया जा रहा है। नहीं जी, तो शराब जो बनाया जाए, महुआ को खाएं, महुआ खाइएगा ने। देहाती किशमिश महुआ को कहा जाता है। तो बोलेंगे देहाती किशमिश किसे कहा जाता है? महुआ को। एकदम सूख जाएगा तो एकदम किशमिशे की तरह, और गाँव देहात में उसका भुंजा भी भुंजाया जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और महुआ जो रहेगा, फूल जो महुआ का रहेगा एकदम दारू के जैसा टपकता है, तो उसको सड़ा देते हैं, तो जितना महुआ में ग्लूकोज पाया जाएगा ये सब किस में चेंज हो जाएगा? एथिल अल्कोहल में। अब आदमी जब पी लेता है नहीं, नशा आ जाता है, फिर लगता है हम ही प्राइम मिनिस्टर है, हम ही राष्ट्रपति है। नहीं, सब कानून अपने हाथ में ले लेता है। जो सामने आता है सबको मार चुन के मुंह कान बराबर कर दिया, घर में जाए पत्नी को मार के मुंह कान तोड़ दिया। नहीं, तो आधा बिहार में आधा लड़ाई शराबे से होता है। शराब बंद हुआ, लड़ाई भी बंद हुआ, लेकिन नाम का बंदी है, हर जगह दिख रहा है, सरकार भी जान रही है, पुलिस भी जान रहा है, ठीक है, लेकिन सब पैसा लेकर कर लेता है। देखिए सेटिंग कर लेता है। तो इसका कहने का मतलब कि ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में बन जाता है। तो वही कार्बनिक के जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों में जब होता है तो क्या कहलाता है?
किण्वन में क्या होता है, कोई भी चीज उबालना। किण्वन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उबालना। आप देखिएगा हम लोग गांव देहात के हैं तो खजूर वाला ताड़ी, तार वाला ताड़ी लवनी या बोतल में रख दीजिए दोपहरिया में तो लगेगा एकदम खौल रहा है, बोतलिया से बाहर फेंक रहा है, लवनी से बाहर गिर रहा है, नहीं गिरता है। तो वही होता है उसके अंदर किण्वन। जाइमेस नामक एक एंजाइम होता है। कौन एंजाइम? जाइमेस नामक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को क्या चीज में बदल देता है, अल्कोहल। सुबह वाला सूर्योदय के पहले वाला तार वाला ताड़ी पीजिएगा या खजूर वाला ताड़ी तो उसको जूस का श्रेणी दिया गया। किसको? जूस का। बंगाल में बहुत महंगा बिकता है, खजूर जूस बोला जाता है, लेकिन कंडीशन है कि सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद वाला पीजिएगा ने तो झुम बराबर, ठीक है। क्योंकि वो जो ग्लूकोजवा था ये धूप के कारण, चींटी के कारण, मधुमक्खी के कारण, बिरनी के कारण, देखे ताड़ी उड़ी में सब गिरा हुआ है, फोटा रे, पिपरी रे, बिरनी रे, सब गिरा रहता है। जाता है, देखिए जाता है पीने के लिए, मग्न हो जाता है, गिर गया मधुमक्खी उसी में। अब ताड़ी पिए वाला जो पापा पीते हैं, चचा पीते हैं, बाबा पीते हैं, कुछ करेंगे ला चचा ला छान से बिक देते हैं और गटगटा आ जाते हैं, चखना जो बोर बोर के एकदम पी लिए नहीं। और उन्हीं के भुजिया में एगो बिरनी एक आदमी दे दो भुज के थारी पटक देंगे कि आंधर है, सूझता नहीं है, कुछ खाने दिया, राक्षस है। और ताड़ी में एकदम निकाल निकाल के चाव से पी रहे, बाहर में निकाल निकाल के पी रहे, उस समय वो खराब नहीं हुआ, सब गिर जाता है तो नहीं। देखिए मानसिकता कितना बदला हुआ है। घर के दाल में एगो मक्खी गिर गया तो दूसरा कटोरी ला, यहाँ दर्जन के भाव से गिर, लेकिन कोई ऐसा असर है? वही होता है मानसिकता, वही होता है। यही बात समझ में। एक जगह जब अलाव है और दूसरे जगह एक भी संख्या नजर आ गया तुरंत कटोरी फेंका जाएगा। तो इसका कहने का मतलब वही होता क्या है बाबू, सुबह वाला जूस में जो तार का जूस होता है उसमें ग्लूकोज होता है, लेकिन जैसा ही धूप लगा, जितना गया चीटी उठी, उसके एंजाइम निकला जाइमेस नामक, और वो एंजाइम ग्लूकोजवा को क्या चीज में बदल दिया, एथिल में बदल दिया। तो शाम में वही वाला लवनी वाला पीजिएगा तो बोले अरे पक्कल ताड़ी हम मूड बना दे कोई यार, ताड़ी है एकदम पक गया यार, एकदम और जबरदस्त ताड़ी, एकदम 2 गिलास में तो मस्ते हुए नहीं, तो नशा आ जाता है। शाम वाला पीजिएगा तो नशा आ जाएगा और सुबह वाला में नशा नहीं आता है। क्यों आता है? अब देखिए शराबी लोग क्या करता है कि महुआ को कर रहा था तो एथिल अल्कोहल बनने के पहले मेथिल अल्कोहल बनता है। कौन अल्कोहल बनता है? अब मेथिल से कन्वर्ट होता है एथिल। पेपर में अक्सर आप लोग पढ़े होंगे जहरीली शराब पीने से एक ही परिवार के 6 आदमी मर गए। मनाने जा रहे थे पार्टी, पता चल गया मन गया खाटी। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है। तो होता क्या है, जहरीली शराब मतलब जहर मिला दिया शराब में, फ्लूडम मिला दिया, चूहा मरे वाला दवाई मिला दिया नहीं, डीएपी घोर दिया नहीं। वो होता क्या है, शराब के भट्टी में क्या होता है कि मेथिल अभी एथिल में कन्वर्ट किया ही नहीं कि कटोरा डाल के एक कटोरा निकाल के दे दिए, ले पी। एथिल रहता तब ने ना सीला होता, लेकिन एथिल के जगह निकाल के किसको दे दिए? यह मेथिल जहरीला पदार्थ है, पीजिएगा छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी सब खत्म। ये सब देख रहे हैं ना, ये सब बोले बाप रे बाप, कुछ अंदर डाल रहा है, कुछ अंदर डाल रहा है, हे भगवान नहीं डाल अंदर, चुप कर पिएंगे रे नहीं, अंदर डाल लेता है, ये सब काम करना बंद कर देता है। और जब इसके पास जाता तो बोलता है अरे बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ जब से हम चल रहे हैं, अब नहीं चलेंगे, लो हम होल्ड कर लेंगे रेस्ट, बॉडी हो जाएगा बेस्ट। इस तरह से मर जाता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से बर्जिलियस का योगदान बहुत ही ज्यादा रहा हमारे केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो वही बर्जिलियस महोदय ने देखे क्या देखे, तो उन्होंने गन्ना का जूस लाए, गन्ना का जूस लाए, मीठा होता है ने, टीना में जो मीठा आता है वो मीठा को देखिएगा गर्मी के दिन में टीनमा से अंदर से कोची फेंकेगा, बुलबुल्ला टाइप के फेंकते रहेगा। या आप घर में गर्मी का दिन आ रहा है ने, तो किण्वन का मतलब समझना दम देहाती भाषा में न कहते हैं कि अरे दलिया और आग लो यार, तो वही और आग लो किसके कारण? और उड़ा गया तो आज वाला दाल कल देखिए तो लगेगा अंदर से पूरा खोल रहा है। गए बाराती नागिन डांस करते हुए, जाना था 12 बजे पहुंचे 3 बजे घर हुआ, वो गर्मी के मौसम में गए, नाश्ता भी नहीं दिया, बोला लो खाओ, डायरेक्ट बैठा दिया, सब्जी गमक रहा है, सब्जी मारा डब्बू से लगाए सरफ मिला के दिया है,
फनफना रहा है, तो फनफना जो रहा है सब्जी इसी के कारण। लेकिन भूख इतना कस के लगल रहता है, क्या करते हैं भाई उड़ान हो तो लाओ लिए धो धो खाई नहीं भरना है जी। तो इस प्रकार से हम लोग बराती कर लेते हैं नहीं। तो इसका मतलब वर्जिलियस समझ में आया। तो बोलेंगे कैटलिस्ट का खोज किसने किया? वर्जिलियस के बारे में यह 4 पॉइंट याद करना है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, यह शक्ति सिद्धांत दिए, प्रोटीन का खोज किए। अरे बाबू क्या यूरिया का खोज किया महाशय, बैठिए ना, यूरिया का खोज किया। खोज हम बोले बाबू फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनक नहीं कहा जाता, जनक वर्जिलियस को कहा जाता है। जब मॉडर्न लगाएंगे ना, जैसे फिजिक्स का जनक, तो फिजिक्स का जनक किन्हें कहा जाता है? न्यूटन। लेकिन उसमें मॉडर्न लगा देंगे तो आइंस्टाइन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही पढ़े। बोहलर क्या लिखाए हैं? क्या चीज खाली लिखा दिए हैं कि आधुनिक नहीं जोड़े हैं? अच्छा, उसमें आधुनिक मिस्टेक, टंस मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्जिलियस को ही फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। आगे आइए, उत्प्रेरक है क्या? तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को परिवर्तित करे। परिवर्तित का मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। जो रासायनिक, अब आइए रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो ध्यान देना है, सब स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा, 2 टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, समस्या का समाधान कर देंगे। जब क्लास आपका 6 बजे से होगा तो 6 से 8 हम ही मैथ केमिस्ट्री ले लेंगे। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो बोला जाता है जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक नए पदार्थ का जब रचना करते हैं, तो जब रचना करते हैं एक या एक से अधिक पदार्थ का जब रचना करते हैं, तो उस पदार्थ का गुण 100% मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भिन्न का मतलब अलग होना चाहिए, भिन्न का मतलब अलग होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे हाइड्रोजन उष्मीयमान के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा ईंधन, बोलेंगे उष्मीयमान के दृष्टिकोण से हाइड्रोजन सबसे क्या है? अच्छा ईंधन है। और तो हाइड्रोजन ईंधन है तो जलेगा, तो बोलेंगे हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है। बिना ऑक्सीजन का दहन का क्रिया नहीं होता है, केवल मैग्नीशियम का फीता जो नाइट्रोजन में भी जल जाता है। तो याद रखें, दहन के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ कौन है? ऑक्सीजन। तो बोलेंगे हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, आपस में मिलता है, जल को बनाता है और आग को बुझाता है। तो रिएक्शन तब उल्टा हुआ कि नहीं? यह क्या हो रहा था? जल रहा था। यह क्या हो रहा था? जला रहा था। और जब बन गया तो मार बाल्टी, आग लगलो रे, लाओ रे बाल्टी रे, कटोरा रे, मार पानी नहीं। तो आग को क्या किए? बुझा दिए। हो तो ये जल रहा था, ये जला रहा था, और जब मिला तो आग को बुझा दे रहा। तब गुण एक जैसा हुआ कि 100% भी नहीं हुआ? तो वैसा कोई परिवर्तन जिसमें अधिकारक और प्रतिफल के बीच में दोनों में एकदम 100% एक दूसरे से गुण अलग हो जाए, तो उस रिएक्शन को ही हम लोग कौन रिएक्शन कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। कौन रिएक्शन को कहेंगे? केमिकल। दूसरा देखिए यह क्या है? सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जैसा ही जल के संपर्क में आता है, जलवाष्प के संपर्क में आएगा तो एक भयंकर विस्फोट होता है। भयंकर क्या होता है? विस्फोट। तो बोलेंगे सोडियम करता है विस्फोट, और क्लोरीन एक ऐसा चीज है जिसको आदमी सूंघने पर बेहोश हो जाता है। इसीलिए क्लोरीन को ही प्रयोग करके क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, बेहोश करने वाला। बम्बैया हीरो का फिल्म देखिएगा तो गुंडा लोग एकदम एगो रुमाल निकालेगा, मारे कुछ मारेगा, जाएगा मुंह में सटाएगा, पॉकेट लूट के कैंची लेके फरार हो जाएगा। तो बेहोश करने वाला जो दवा है, जो सुंघा के बेहोश करते हैं, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोफॉर्म होता है, जिसे निश्चेतक कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चेतक। हमारे शरीर के जो होता है संवेदी तंत्रिकाएं, न्यूरॉन को कुछ समय के लिए क्या कर देता है?
माइंड से कनेक्शन पावर कट कर देता है। ये माइंड, ये हाइपोथैलेमस है बाबू, यही हाइपोथैलेमस में दर्द की अनुभूति, प्यास की अनुभूति, सब हाइपोथैलेमस में प्यार है, नफरत है, ये सब यहीं पर है, ठीक है। तो जब कनेक्शन में जाए, मच्छर बैठा तो ई जाके रिपोर्ट करेगा तबे ने, यहाँ जा रहा है, ये बीच में तड़वे काट दिए, जैसे स्विच ऑन कर दिया, ये तड़वे काट दिए, तो अब लाइन इधर जा पाएगा, लाइन जा पाएगा। तो इस निश्चेतक क्या करता है, कुछ समय के लिए कनेक्शन को कट कर देता है। तो कट कर देता है तो हम बोलेंगे उसी प्रकार से क्लोरीन को आदमी सूंघने पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, तो बोलेंगे सोडियम करता है विस्फोट, क्योंकि यह आग में डालेंगे, जल में डालिएगा, एक भयंकर विस्फोट होता है, इसीलिए जल बम बनाने में सोडियम का प्रयोग करते हैं। पानी में डाल के देखिएगा ने कि क्या हुआ, वो कन्बाइन इतना भयंकर विस्फोट करेगा, जरूर जाएगा। ऐसा डिजाइन बनेगा सर पर कि कोई इंजीनियर नहीं बना सकता है, कोई डिजाइनर नहीं बना सकता, ठीक है। तो बोलेंगे सोडियम करता है विस्फोट, क्लोरीन को सूंघने से आदमी हो जाता है बेहोश। सोडियम करता है विस्फोट, क्लोरीन को सूंघने से आदमी हो जाता है बेहोश। जब आपस में करता है संयोग, बन जाता है खाने योग, जिसका डेली करते हैं प्रयोग। नहीं करते हैं, एक दिन नमक नहीं खाइएगा तो लगेगा कुछ खाइए, कुछ नमकीन हो जाए, नहीं अच्छा बोल दिया जाए कि नहीं तुमको 10 दिन रसगुल्ले खा के रहना है, एकदम उड़ जाइएगा कि नहीं सर ये काम कठिन नहीं, नमकीन कुछ रहेगा तो ठीक चलेगा। देखते हैं बाराती में गए, नाश्ता में रसगुल्ला रे, काला जामुन रे, पेड़ा रे, ऐ जी नमकीन वो देता हूँ, नमकीन रहता है तो ठीक रहता है, नहीं तो मीठा खाने में पर लगेगा, नहीं लगेगा। और कुछ लड़कन तो इतना बदमाश होता है कि रसगुल्ला को सब्जी में मिला के बाराती में खाना। इसका कहने का मतलब हम बोलेंगे सोडियम को जैसा ही पानी में डाले तुरंत विस्फोट, क्लोरीन को सूंघे तुरंत बेहोश। अब जो बना उसको बोरा के बोरा पानी में डालिए, फुटफुटियों पटाखा जैसा आवाज में करेगा, एकदम धोती में बांध के सुत रहिए रात भर, चांस से नहीं कि बेहोश हो पाइएगा। ये बेहोश कर रहा था, विस्फोट कर रहा था, जब दोनों संयोग किया तो विस्फोट वाला गुण है, बेहोश वाला गुण है, तो बताइए बिल्कुल 100% क्या हो गया, क्या हो गया। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कौन रिएक्शन करेंगे, कौन रिएक्शन, तो वही उत्प्रेरक क्या करता है, केमिकल रिएक्शन का परिवर्तित कर देता है। अब आया परिवर्तित का मतलब, परिवर्तित का मतलब हुआ कि इसके वेग को बढ़ा भी सकता है, वेग को घटा भी सकता है। तो परिवर्तन दो प्रकार से होता है, वेग को क्या करेगा, वेग को बढ़ा देगा, वेग को क्या करेगा, फास्ट कर देगा, और दूसरा क्या होगा, वेग को क्या होगा, स्लो कर देगा, वेग को क्या कर देगा, कम कर देगा, वेग को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो वैसा कैटेलिस्ट जो वेग को, रासायनिक दर को, यानी कि उसके दर को जो बढ़ा दे, वेग के अच्छा होगा दर, जब उसके दर को जो बढ़ा देता है, रेट बढ़ा देता है रिएक्शन का, उसे पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहेंगे, और जो रेट को घटा देता है उसे निगेटिव कैटेलिस्ट कहेंगे। तो बोलेंगे रेट के आधार पर कैटेलिस्ट को कई भाग में बांटा गया, कई भाग में, कई भाग में, कौन कौन, पॉजिटिव और, तो जो कैटेलिस्ट रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे, दर का मतलब हुआ ना बाबू कि 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर 100 ग्राम बना, लेकिन कैटेलिस्ट में रख दिए तो 5 मिनट में बन गया 5 केजी, तो 5 मिनट में आज ज्यादा नहीं बना, तो ज्यादा बनाने के लिए जो 5 मिनट में 500 ग्राम को 5 केजी में कन्वर्ट कर देगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और जो 5 मिनट में बन रहा था 500 ग्राम लेकिन अब 5 ग्राम बना, तो 5 ग्राम बना मतलब पहले से घट नहीं गया, तो घट गया तो वो क्या हो गया, क्या हो गया, निगेटिव, क्या हो गया, निगेटिव। इसका मतलब रेट के आधार पर कैटेलिस्ट को कई भागों में बांटा गया, 2 भाग। कौन कौन कैटेलिस्ट, पॉजिटिव कैटेलिस्ट, निगेटिव कैटेलिस्ट, पॉजिटिव कैटेलिस्ट, निगेटिव कैटेलिस्ट। जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसको पॉजिटिव कहेंगे, और जो घटा देता है उसको निगेटिव कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो नया पदार्थ का गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल क्या हो, जैसे हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, आपस में मिलता है, आग को बुझाता है। सोडियम करता है विस्फोट, क्लोरीन आदमी सूंघने से होता है बेहोश, आपस में किया संयोग, बन गया खाने योग, डेली करते हैं उपयोग नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। अब देखेंगे, अब देखेंगे
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। प्रतिफल, फल का मतलब जिस पर जाके तीरिया जाके लगेगा तबे ना अम्मा वाला फलवा गिरेगा। तो जिस पर जाके तीर लग गया वो फल हो गया, और जहां से निकला वो अभिकारक हो गया। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे बाबू? हिंदी में उसको बोलेंगे अभिकारक। कभी कभी क्या करता है ने, किताब जनरली किताब क्या लिख देता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लेफ्ट साइड वाला अभिकारक होता है और राइट साइड वाला। अब पॉलिटेक्निक में पूछ देगा कि बताइए CaCO3 आपको CaO प्लस CO2 इसमें कौन अभिकारक कौन प्रतिफल है? तो जो बच्चा पढ़ के जाएगा लेफ्ट साइड वाला अभिकारक, राइट साइड वाला प्रतिफल, गलत नहीं हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो मेरा थ्योरी क्या है? तीरिया लगेगा तबे ना फलवा गिरेगा। हो नहीं लगता भैया तो नहीं गिरता, निशाना ले मार कस नहीं। तो निशाना देख रहे हैं किस पर जाके लगा? तीर। तो बोलेंगे CaCO3 क्या है? क्या है? लेफ्ट रहे, राइट रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, कोनाई रहे, कैसू रहे, हमको लेना देना नहीं। हमको देखना क्या है? तीर भोका कर जिसमें रहा है, जिसमें भोकाएगा फल गिरेगा तो प्रतिफल। समझ में आया? तो जब अभिकारक, और इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल का पहचान हम लोग एरो से करेंगे। ये एरो का नुकीला वाला भाग हेड कहलाता है और पीछे वाला भाग टेल कहलाता है। तो जो हेड की ओर होगा प्रतिफल और जो टेल की ओर होगा, यहां तक क्लियर? जब अभिकारक भी ठोस अवस्था में और प्रतिफल भी ठोस अवस्था में, जब दोनों का अवस्था समान रहेगा तो उस कैटेलिस्ट को होमोजीनियस बोलते हैं। कौन कैटेलिस्ट बोलते हैं? होमोजीनियस। हिंदी में बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। तो समांगी उत्प्रेरक क्या है? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का और कैटेलिस्ट को एरो के ऊपर लिखा जाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भी ठोस अवस्था में और कैटेलिस्ट भी ठोस अवस्था में, प्रतिफल कुछ भी हो, प्रतिफल से लेना देना नहीं है। प्रतिफल से लेना देना नहीं है। समांगी का मतलब समान अंग। समान अंग किसके जैसा? तो कैटेलिस्ट का अवस्था किसके जैसा हो? अभिकारक। दोनों ठोस हो, दोनों लिक्विड हो या दोनों गैस हो। जब ऐसा केस होगा तो उसे कौन समांगी कहेंगे? समांगी को कहेंगे होमोजीनियस। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। दूसरा, अब दोनों का अवस्था अलग है। एक ठोस है तो दूसरा लिक्विड है, दूसरा लिक्विड है तो वो गैस है। मतलब अलग अलग जब होगा तो उसे हेट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रो। उसको बोलेंगे होमो। होमो का मतलब समान और हेट्रो का मतलब अलग। विसमांगी। क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे कैटेलिस्ट समांगी कब कहेंगे? जब अभिकारक का और प्रतिफल का अवस्था क्या हो? समान। समान का मतलब दोनों ठोस हो, दोनों लिक्विड हो, दोनों गैस हो, तो उसे कौन कहेंगे? समांगी। लेकिन जब दोनों अलग अलग हो तो अलग अलग होगा तो क्या कहेंगे? विषमांगी। समांगी का मतलब सब जगह एक समान, अभिसमांगी का मतलब एक समान। जैसे मिश्रण भी दो प्रकार का, समांगी मिश्रण, विसमांगी। तो समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहेंगे जहां पर सभी अवयव समान मात्रा में है। जैसे आपके घर में चाय बना तो कोची बोलते हैं मम्मी के कि ऊपर वाला नहीं पीओ, पेंदिया वाले दे, ज्यादा मीठा रहता है। अरे बाबू चाय बनाइएगा थोड़ा के तो ऊपर वाला पीजिए, चाहे पेंदी वाला पीजिए, मीठा तो बराबर लगेगा नहीं? लगेगा कि नहीं? तो चाय एक प्रकार का मिश्रण है। कैसा मिश्रण? समांगी। लेकिन आपका छठ हो रहा है घर में, अभी छठ होने वाला है ना जी, कार्तिक वाला, चैत वाला, तो आता है गन्ना के तारी खरीद के लाते हैं, एक खरीद के लाते हैं। तो कौची कहते हैं? हम पोरिया वाला लेवो, ऊपर वाला नहीं लेवो। का है? ऊपर वाला हरियाई ना, पोरिया वाला मीठा नहीं लगता है। तो उसमें भी रसवा है, लेकिन सब जगह मिठास एक जैसा है, एक जैसा है। नीचे वाला ज्यादा मजेदार है, ऊपर वाला हरियाणा है, तो ऊपर वाला कोई लेता है, दो बाबू के ले, बाबू ले, चूस ले, नहीं पिए पूरा हरियाणा लग रहा है नहीं, लेकिन नीचे वाला मीठा लगता है कि नहीं? तो विसमान। विसमांगी मतलब अलग अलग, असमांगी मतलब समान रूप से। तो विसमांगी का मतलब जब दोनों का अवस्था क्या हो जाए? अलग अलग। अगला,
जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अलग से कोई उत्प्रेरक नहीं डाला गया, रिएक्टेंट धीरे धीरे रिएक्शन करके जरा सा प्रोडक्ट का निर्माण किया। अब प्रोडक्ट खुद कैटेलिस्ट का काम करने लगे। प्रोडक्ट खुद किसके जैसा काम करने लगे? प्रोडक्ट खुद किसके जैसा? जब प्रोडक्ट खुद कैटेलिस्ट का काम करने लगे तो उसको ऑटो कैटेलिस्ट कहते हैं। कौन कैटेलिस्ट? स्व उत्प्रेरक। कौन उत्प्रेरक? तो बोलेंगे स्व उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? स्व उत्प्रेरक, आत्म उत्प्रेरक। तो आत्म उत्प्रेरक या स्व उत्प्रेरक, आत्म उत्प्रेरक या स्व उत्प्रेरक का मतलब अलग से कैटेलिस्ट नहीं डाले हैं, अलग से कैटेलिस्ट नहीं डाले हैं, खुद कैटेलिस्ट कौन बन जाए? तो प्रोडक्ट में कौन बन जाए? प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट खुद कैटेलिस्ट बन जाता है तब ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो कैटेलिस्ट। तो बोलेंगे अवस्था के आधार पर पुनः कैटेलिस्ट को कई भागों में तीनों याद होगा। क्या 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 क्या? समांगी, विसमांगी और समांगी, विसमांगी और यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? समान अवस्था, समांगी, अलग अलग